कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एवरी संडे हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें कि हमारा 150 क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिस सेट होता है वीडियो का, जिसमें हम 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हम इसमें ऐड करते हैं। और यह बिल्कुल आपके हूबहू एग्ज़ाम पैटर्न पर ही आधारित पेपर होता है। यदि आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपका जो है मनोबल तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन को लेकर। और आप जो मिस्टेक जो है पेपर में करने वाले हैं वो मिस्टेक से बचेंगे आप, क्योंकि ऐसा होता है जब हम पहली बार पेपर में टेस्ट देने के लिए बैठते हैं तो हमको वहाँ पर हेजिटेशन ज़्यादा होता है। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए आप अच्छे से। इस प्रैक्टिस सेट का जो है आपको पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं आज का क्या टेस्ट था, उसको देख लेते हैं किस तरीके का हमने ये टेस्ट पेपर तैयार किया था और कैसा ये हुबहू टेस्ट है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल सेम परीक्षा में मिलने वाले हैं, यानी आपको पैटर्न आधारित ये प्रैक्टिस सेट करा है हमने, जो कि हमारा एवरी संडे होता है। तो दोस्तों देखते पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि संक्षेपण जो है जो मूल पाठ होता है उसका संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए। पहला आधे शब्दों में यानी कि 1/2, 1/3 यानी कि 1/3, 3/4 यानी कि 3/4 और 2/3 मतलब 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर जो है वो आपका है 1/3। तो इस तरीके से जो है हम आपको बता रहे हैं कि संक्षेपण का जो लिखना होता है वो मूल पाठ से कितना लिखना होता है, वो 1/3 लिखना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम इस पर बात करते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है खुमान रासो और चौथा परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप इसको सही तरीके से बनाइए, क्या हो सकता है। तो आपका जवाब आ गया होगा। चलिए, इसका सही आंसर जो है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। आपको बता देते हैं, पृथ्वीराज रासो यह एक ऐसी कवि है जो खड़ी बोली में एक प्रथम काव्य जो अगर आ जाता है तो उसमें आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। जबकि खड़ी बोली का एक क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो उसकी मैं बताता हूँ, प्रिय प्रवास। उसका जो है वो क्या है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का पहला है, और जो किसका है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है वह महाकाव्य। तो खड़ी बोली का हो गया आपका प्रिय प्रवास, और आपका हिंदी का प्रथम हो गया है पृथ्वीराज रासो। इस तरीके से हम इसका जवाब बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया सकता, यानी कि 3 ऐसे होंगे जिसमें गण लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, जबकि एक ऐसा इसमें ऐसा शब्द है जिससे हम गण लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते। तो देखिए, पहला है देवी, दूसरा है भक्त, तीसरा है नेता और चौथा है शिक्षक। तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, शायद आपको आंसर मिल गया है। चलिए हम बताते हैं क्या है। देखिए, भक्त जो होता है उसको हम लिख सकते हैं भक्तगण। क्या लिख सकते हैं, भक्तगण। हम लगा सकते हैं इसमें गण, भक्तगण लगा सकते हैं यहाँ पर। हम शिक्षक गण लगा सकते हैं, नेता गण लगा सकते हैं, भक्तगण, शिक्षक गण, नेतागण लगा सकते हैं। जबकि देवी में नहीं हो सकता, क्योंकि देवी का जो बहुवचन होता है देवियाँ होता है। जितने भी इकारांत शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, बहुवचन बनाने के लिए या लगा देते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई को ह्रस्व में कर देते हैं और अंत में या जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, देवियाँ। ठीक है, देवियाँ, नारियाँ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सखियाँ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन शब्द हैं, इस तरीके से बना सकते हो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। तो आपका ज्ञ और यस है, जय और यस है, ज्ञ और नैस है, और वृष्ट और गैस है। तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, जैसे कि अभी आपके सामने ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो दोनों के आंसर मिल चुके हैं। चलिए देखते हैं छठा और सातवां क्वेश्चन क्या है। भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो भगिनी, फिर भगिनी, फिर भागिन या भगिन या भगिनी। तो 4 ऑप्शन है इसमें, और आपको बताना क्या। तो इसका शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप क्या होता है, ये गलत होता है लिखा उस टाइम, मगर इसका शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो आपको बताना है क्या है शुद्ध शब्द। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये बोल रहे थे ही पता चल जाता है शुद्ध। तो आप बताइए कौन सा ठीक होने वाला है। तो आपको बता दें, आजीविका बिल्कुल करेक्ट शब्द है, क्योंकि अगर आशीर्वाद में देखें तो यहाँ रहेंगेगा। ठीक है, अध्ययन में एक या की कमी है, और ऊनी में बड़े ऊ की, तो यहाँ पर बड़ा ऊ होता है इस वजह से।
तो आपको ये भी पता चल रहा है कि क्यों गलत हैं, किस तरीके से हैं, आप सही तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए 8वां और 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो महत, उर्सी, उर्मी, फिर है आपका महा उर्मी, फिर है महा उर्मी और आपका महत मर्मी। तो आपका ये क्या आंसर हो सकता है, जल्दी इसका जवाब लगाना है आपको। तो आपको बता देते हैं कि ये जो है महा प्लस के उर्मी, ये आपका ओ है, ये गुण संधि का है, और गुण संधि का जब बनता है ओ कैसे बनता है, आ और ऊ से। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी विकल्प, महा प्लस के उर्मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, महा प्लस के उर्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा व्यंजन सहित व्यंजन संधि नहीं है, यानी कि व्यंजन संधि नहीं है, कोई और हो सकती है। तो उत प्लस के धारण, ये आपका हो जाएगा, उत प्लस के धारण व्यंजन हो जाएगा। और तत् प्लस के हित, तद्धित हो जाएगा। बाक प्लस के जाल, बाक जाल, ये भी हो जाएगा। मगर रसायन में क्या हो जाएगा, रस प्लस अयन, ए, ये और न, तो ये हो जाएगा रस प्लस के अयन। तो रस प्लस के क्या हो जाएगा, अयन हो जाएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है। तो गो यानी कि गाय के लिए, शाला यानी कि आल्य, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान। संप्रदान आपका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या है, कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। बताना आपको इसका सही आंसर क्या है। कमल नयन, तो देखिए कमल नयन में पहला पद जो है वो उपमेय है और बाद का क्या है, सॉरी पहला पद उपमान है और बाद का जो है नयन क्या उपमेय है। तो अगर यहाँ पर कर्मधारय समास होता तो हम लगाते थे कर्मधारय, क्योंकि अगर ऐसा बनता कमल के समान नयन तो ये होता कर्मधारय। परंतु अब यहाँ कर्मधारय ऑप्शन है नहीं, तत्पुरुष दे रखा, द्विगु दे रखा है, बहुव्रीहि दे रखा, द्वंद्व दे रखा। तो अब आपका सीधा है कि अब इसका विग्रह हम किस आधार पर करेंगे, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, और इससे हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा, ए, अधि, री, ई। तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो अधि प्लस के कार प्लस के ई, इसमें उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है, ई भी प्रत्यय है। तो अधिक जो है इसमें अधि, यह है उपसर्ग, ई जो है ये जो है प्रत्यय, और कार जो है वो है मूल शब्द। कार जो है वो क्या है, मूल शब्द। इस तरीके से यहाँ पर जो उपसर्ग हुआ वो क्या हुआ, अधि। ठीक है, चलिए 13वां और 14वां क्वेश्चन क्या है उसको पकड़ते हैं। क्या है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, यानी बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, बद ये शब्द जो है बद, उपसर्ग किस भाषा का है। यानी कि बद जो उपसर्ग है वो किस भाषा का, आपको ये बताना है। ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी। जल्दी बताना क्या इसका करेक्ट आंसर है, बद। तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये आपका होता है उर्दू फारसी का। रसोईया में प्रत्यय है, तो या, आ, रस। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा या, रसोई प्लस के या, रसोईया। 15 और 16 क्वेश्चन दोनों देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। हमें तत्सम बताना है, तो तत्सम का क्या हो जाता है, कारण। ठीक है, आ का है गिरध्र शब्द का तद्भव है, तो गिरध शब्द का तद्भव जो है वो क्या है, गीध। क्या है, गीध। ठीक है भाई, चलिए 17 और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द है, तो देव प्लस के वर, द्वि प्लस वर, दुर प्लस वर और द्वियर प्लस वर। तो यहाँ पर आ जाएगा यानी द्वितीय प्लस वर। तो इसमें आपका बताते हैं देवर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, द्विवर होता है। क्या होता है, द्विवर। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होता है, वर्तिका शब्द का तद्भव, तो पहला है मातृका, कृत्तिका, लतिका, बत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा बत्ती। क्या आंसर हो जाएगा, बत्ती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो द्वार, गृहस्थी, पांव। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा श्याम। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया साएं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है। तो पहला है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, दूसरा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक से जातिवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो ये आपका आंसर होना चाहिए क्लियर। तो देखिए गांधी जो है एक जाति है, और यहाँ जो बताया गया है गांधी को राष्ट्रपिता बताया गया, हमारा इंडिकेट जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है महात्मा गांधी की तरफ।
यानी कि महात्मा गांधी जी की तरफ किया जाता है। इसका मतलब जातिवाचक से इसका हमें प्रयोग किया गया है व्यक्तिवाचक। तो हमारा क्या आंसर बना यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन किए हैं अभी। चलिए देखते हैं हमारा 21वां और 22वां क्वेश्चन क्या है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, यानी इसमें आपको बताना भाववाचक संज्ञा क्या है। तो राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। जल्दी बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो देखिए जिसमें ता और तत्व लगा हुआ होता है वही हमारे क्या होते हैं? मित्रता का, तो मतलब भाववाचक संज्ञा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं, तो किसकी? दूध की, क्योंकि दूध देती है क्या? अधिक। 23वां और 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो पहला है काटना, बोना, धोना और रोना। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका सीधा प्रभाव जो है कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर नहीं पड़ता। तो काटना, कर्ता को तो काटेगा नहीं, इसका मतलब कर्ता यानी वह फल काटता है तो फल पर आ जाएगा। वह बीज बोता है तो बीज पर आ जाएगा। वह कपड़े धोता है तो कपड़े पर आ जाएगा। वह रोता है तो किसको रोता है? तो यहाँ तो कर्ता पे पड़ेगा प्रभाव। तो यहाँ पर इसका मतलब रोना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, ये सब क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। रोना, हंसना, बोलना, दौड़ना सब क्या होती हैं? ये अकर्मक क्रिया होती है। चलिए 24वां क्वेश्चन। मैं वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है पहचानना है इसमें आपको। मैं वहाँ होकर हूँ, जल्दी बताइए इसमें अव्यय शब्द क्या कौन सा? आपका आंसर आ जाना चाहिए। चुन लिया आपने, तो वहाँ है वहाँ। ठीक है, स्थानवाचक अव्यय है यहाँ पर, कौन सा है? वहाँ। ठीक है, चलिए 25 और 26 देखते हैं। कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? तो क्या है? आजन्म। क्या है इसका? आजन्म। 26वां है आविर्भाव। आविर्भाव पर्यायवाचक है। आविर्भाव किसका पर्यायवाचक है? तो ये उत्पन्न का होता है। और यहाँ उत्पन्न का मतलब क्या है? यहाँ पर उद्भव। तो यहाँ आपका आंसर आ गया उद्भव। ठीक है, आगे देखते हैं 27वां और 28वां क्वेश्चन क्या है। परिवार का पर्यायवाचक है। गृह घर का होता, भवन घर का होता, आगार भी घर का। यहाँ होता कुटुंब। कुटुंब किसका होता है? परिवार का। कुटुंब होता है परिवार का, कुनबा होता है परिवार का। ठीक है, ये सब परिवार के होते हैं। अनुनासिक का विलोम होता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? विलोम। तो अनुनासिक वह शब्द होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जबकि निर्नुनासिक वो होते हैं जो मुख से बोले जाते हैं, यानी मौलिक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? निर्नुनासिक। ठीक है, 29 और 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 29, 30। सीमा ने कल काम नहीं किया। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया। तो यहाँ पर निपात क्या आ जाएगा? भी। बनाइए, तो क्या बनेगा? भी। आगे है माता जी को रिक्त स्थान, यहाँ बताना। माता जी को रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। तो क्या है? माता जी को प्रणाम। यह हमारा बन जाएगा। 31वां क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। ऊंचाई, आकाशचुंबी, गगनचुंबी, आकाशदीप। तो यहाँ पर आ जाता आकाशचुंबी। गगन होता तो यहाँ पर आता गगनचुंबी, परंतु यहाँ पर आकाश है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाशचुंबी इज द राइट आंसर। ठीक है, 31 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 32वां क्वेश्चन और 33वां? ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, कम सुनाई देना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, 33वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 33वां, बछिया का ताऊ का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है भाई दोस्तों, इस तरीके से। 34वां क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है? सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव या सदा एक सी दशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा एक सी दशा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या है हमारा? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या है? तो देखिए, यहाँ पर रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं, गलत। 3 में सब देखते हैं, जिसमें एक आश्रित वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, तो वो होता है मिश्र वाक्य। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी गलत। जिसमें और, तथा, किंतु, परंतु इसलिए आते हैं
जिसमें तो वो आपका होता संयुक्त वाक्य, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सरल वाक्य। इसी तरीके से एग्ज़ाम में करना है आप लोगों को, यही सोच विचार करके आपको एग्ज़ाम में करना है, और शायद आपका स्कोर जो है बहुत बेहतर जाने वाला है। आज हमारे एक स्टूडेंट का जो था स्कोर, हमारे एक स्टूडेंट का स्कोर इसमें 50 नंबर की रीजनिंग में, 50 नंबर की रीजनिंग में जो है ओवरऑल जो बैठे वह बैठे 47% से, यानी कि 3 कट हुए थे केवल। और अगर देखें कि ओवरऑल कितने हुए तो 100, 110, 120, यहाँ तक 150 में से 120 तक बच्चों के क्वेश्चन जो हैं सही हुए। तो आप भी देखिए आपका कितना स्कोर आता है और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है। 36वां क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, इसको देख लेंगे। निम्न में से कौन सा आज्ञार्थ वाक्य है, यानी कि जिसमें आज्ञा का अर्थ मिल रहा है। सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। अभिषेक पुस्तक लाओ, ये करेक्ट आंसर आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट। एक वाक्य शुद्ध है, उसमें आपको बताना है वह कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानना है वह कौन सा है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है। ठीक है, चित्त आकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विकल्प इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका जी। क्यों हो जाएगा, देखिए, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव नहीं होता है, यहाँ पर अच्छा स्वभाव होता है। ठीक है, आगे है मेरे वेतन का अधिकांश नहीं होता है। ठीक है, कुछ भाग होता है। यहाँ पर इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण करना नहीं होता, स्पष्ट करना, इस बात को स्पष्ट करना होता है, आवश्यक है। तो यहाँ ये गलत है, तो ये चीज़ एरर है। हमारा क्या पार्ट सही है, ये ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। उससे उठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कोई नहीं। तो देखिए उसने अपनी फील बताई है कि उससे मतलब क्या नहीं होता, बैठा नहीं जाता। तो क्या है आपका, भाववाच्य। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, एग्ज़ाम में भी यही आना है, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम यही आना है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से बना लीजिए। ठीक है, 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं हम 39वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने में हमने करा है ये प्रैक्टिस। 39 देखिए, वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया के संबंध का बोध होता है, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका आपका हो जाएगा करण कारक। देखिए क्या कि इसमें क्या हो जाएगा कि वह गिलास से पानी पीता है, गिलास से पानी पीता है। तो इसमें देखो पानी पीने का संबंध किससे है, गिलास से। आ गया बात समझ में। तो क्रिया के संबंध का बोध होता है। वह बस से स्कूल जाता है, तो किससे जाता है स्कूल, बस से। तो यहाँ पर हो जाए करण से आ रहा है। ठीक है जी, संबंध में जो आता है, संबंध में जो सो आता है। ठीक है, तो वो संबंध में होता है जो सो, मगर यहाँ पर क्या क्रिया संबंध बताना है। ठीक है भाई दोस्तों, इस तरीके से 40वां क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन दोनों देखेंगे। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। तो बताइए क्या है। देखिए, से जो होता है अपादान का होता है, करण का होता है। को के लिए संप्रदान का होता है। ठीक है, काकी के जो होता है, का की के रा री रे, ये कितना होता है आपका, नानी ने संबंध से होता है। जबकि यहाँ पर मे पेपर जो होता है आपका क्या होता है, ये अधिकरण से होता है। फिर निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावच, मंझधार। तो कहते हैं मझधार में बह गई। ठीक है, लिखावट अच्छी है, पखावज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहिया शब्द हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भैया, 42वां क्वेश्चन क्या है, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो ये क्या होता है, एकाकी। क्या होता है इसका, एकाकी होता है। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है। इसमें 43वां क्वेश्चन है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य है। क्या है, अनिश्चित वर्तमान, दूसरा संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए जिसमें लग जाता है शायद, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें लग जाता है शायद, ठीक है, तो वो तो होता है संदिग्ध। और जिसमें सकता ला जाए तो वो होता है आपका संभाव्य। तो ये ऐसे ऐसी पहचान करके रखो आप बस। ठीक है, तो संदिग्ध होता शायद के लिए और संभाव्य होता सकता के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संभाव्य। ठीक है, 44 और 45 दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द को विशेषण से भेद अंतर बताइए। तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। बताइए क्या है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा, अधिक, कम, ये क्या बताता, परिमाण को बताता। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया परिमाणवाचक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे इसमें, आपने देख लिया होगा। जल्दी देखिए कौन सा आंसर है। बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, बहुत सारे। ठीक है, पूज्य अगर होता है, पूज्य तो आधे जय का प्रयोग होता है, परंतु पूजने के लिए पूरे जय का प्रयोग होता है। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई। 46 और 47वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से, अवधी बोली से, ब्रज बोली से, मालवी बोली से। बताइए क्या है इसका आंसर। जल्दी आपने चुन लिया होगा पक्का, तो क्या है इसका आंसर? खड़ी बोली। ठीक है। अगर वो कहते कि हिंदी भाषा है तो अपभ्रंश से, अगर बोली नहीं आती तो किससे भाषा से है? अपभ्रंश है। अगर बोलता कि हिंदी की जननी है तो संस्कृत। 3 ही क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से, और चौथा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ठीक है, आचार्य पिंगल ने इसको नाम दिया था, आचार्य पिंगल ने। तो जल्दी बताओ क्या था वो? आचार्य पिंगल किसका नाम पढ़ा गया था? ठीक है, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो ब्रज भाषा को दिया गया था आचार्य पिंगल ने, तो पिंगल भाषा का नाम दिया गया था। ठीक है भाई। चलिए 48वां क्वेश्चन है, अमिडमेंट के लिए सही सटीक अनुवाद क्या होगा? तो ये पिछली बार वीडियो के एग्जाम में आया था। अमिडमेंट, तो अमिडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। तो 48 का आपका हो चुका बी विकल्प। ठीक है। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रोथ ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, तो इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो यही आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रॉ, यानी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो इस तरीके से आंसर बनेगा, और ये क्या है आपका? सी विकल्प। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग को। रीजनिंग का पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। आप इसमें से आंसर लगा लीजिए, उसके बाद में आप इसको जज करके देखना, फिर मैच करके देखना कि कौन सा सही होगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम से हमारा जो है PDF मिल जाएगा। चलिए तो पहले हम इसको GS करा देते हैं आपका, फिर रीजनिंग में देख लेते हैं, निशान लगवा देंगे बाद में रीजनिंग। तो पहले हम देख लेते हैं इसके GS वाला पोर्सन 100 तक होगा, 100 से आगे। ठीक है भाई, 100 से आगे इसका जो होगा रीजनिंग वाला पोर्सन होगा, वो GK वाला पोर्सन होगा। तो मैं आपको केवल GK और हिंदी का करा रहा हूँ। इसका जो आपका रीजनिंग वाला है आप उसको जाकर, मैं आपको आंसर लगवा दूंगा अभी। ठीक है, जाकर आप टेलीग्राम से उठा लो, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन हैं हमारे, जो हमारे हैं। ये है, देखिए ये हमारे GS के क्वेश्चन हैं आज के। ठीक है, उसको देखते हैं। 101 से क्वेश्चन शुरू होंगे। क्या चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को सभी नामों से जाना जाता है? इसके अलावा क्या है? चाणक्य भी, विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य, तीनों नाम एक हैं, परंतु समुद्रगुप्त नाम इनका नहीं है। कादम्बरी के लेखक कौन है? इसमें कालिदास, कौटिल्य, हर्ष, बाण। जल्दी बताइए क्या हो सकता है आपका? बाणभट्ट इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही। आपने अगर चुना है बाणभट्ट तो बिल्कुल सही चुना है, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सही बन गया है, बिल्कुल सही बन गया। आप बिल्कुल टेंशन ना लो इस तरीके से। ठीक है भाई। मुगल वंश के आगे देख लेते हैं क्या है। 2 क्वेश्चन और देख करते हैं आगे को, यानी क्या मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा, पहले तो ये भाषा याद रख लो आप, चगताई तुर्क है, तुर्की अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको सबको पता, बच्चा इसको जानता है क्या इसका नाम है। ठीक है, इसका बच्चा तो क्या है इसका? बाबरनामा, और जिसे हम कहते हैं तुजुक बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं इसको। ठीक है, पूरा नाम बाबर का जो है वो क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लिख लो, बाबर का नाम। ठीक है, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक हैं। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक हैं, जल्दी इसको बताओगे। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही लिखी गई थी 1285 से और 1357 के बीच लिखी गई थी। किसने? ज़ियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, इशामी, इब्न बतूता। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, तो क्या है इसका? किसने लिखी थी ये? जल्दी बता दो। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा या नहीं? इसका तो आंसर आपको पता होगा। क्या है? ये आपका जियानी बरनी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरनी इसका सही आंसर है। ज़ियाउद्दीन बरनी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना। ठीक है, आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्न में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो यहाँ पर आपको जल्दी बताना क्या है, प्रथम नवाब कौन था? तो इसका प्रथम नवाब है शहादत खां। कौन है? शहादत खां। ठीक है, ठीक है भाई। तो एक अमीर नेता थे ईरान के, बुरहान उल मुल्क ने इनको स्थापित किया था, प्रथम नवाब बनाया था। ठीक है, आरी बात समझ में? शहादत खां के सूबेदार नियुक्त किए गए थे पहले, और उससे बाद में जो है ये स्वतंत्र शासन मान लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर और इन्हें अवध का पहला नवाब किया गया। उसकी मृत्यु के बाद में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां के भतीजे को, यानी कि सफदरगंज को अवध का नवाब बनाया था। तो बाद में बनाया था सफदरगंज को, परंतु इसकी मृत्यु के बाद में किसने बनाया था वो? अगर बात करें तो मोहम्मद शाह ने बनाया था।
ठीक है भाई, ये 1722 की बात है जब ये सादत खां बने थे। ठीक है, और ये 1739 की बात है जब सफदरगंज बने थे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि 106 क्या है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना, बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो जल्दी बता दो इसका क्या है। फ्री इंडिया सोसाइटी से नाम याद रखना, विनायक दामोदर सावरकर। तो कौन है आपके, वीर सावरकर जिन्हें बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है भाई, तो इन्होंने कब 1906 में की थी, इसकी डेट लिख लेना कब की थी, 1906 में। बातें याद रखो इनकी, 1906 में। ठीक है, ठीक है भैया, याद रखना इसको। आगे देखते हैं 107वां क्वेश्चन क्या है। 107 और 108वां दोनों देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन क्या है, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। वो कहाँ था, तो आपको सबको पता है, बच्चे को पता है। 28 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है भाई, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, बाद में इसको जो है कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दे दिया गया था। ठीक है, और किसके प्रयत्नों से शुरू हुआ था ये A.O. हुम के प्रयत्नों से शुरू हुआ था। ठीक है, A.O. हुम के प्रयत्नों से समय हुआ था। ये होना तो पूना में था, कहाँ होना था, पूना में, परंतु पूना में हैजा की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण जो है इसको चेंज किया गया और मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। अब 1931 तो हर बच्चे को पता होता, परंतु यहाँ डेट याद रखो, डेट याद करो। फांसी की सज़ा जो दी गई थी, ठीक है, फांसी की सज़ा दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, क्योंकि इन्होंने 8 अप्रैल 1929 में असेंबली बम विस्फोट किया था। कब किया था, असेंबली बम विस्फोट किया था। ठीक है, जिसके चलते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, और 23 मार्च 1931 को जो है, 23 मार्च और लिख लेते हैं यहाँ, मार्च 1931 को जो है इन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी, जैसे फांसी दे दी गई थी, सॉरी। 109वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है भाई, तो कौन थी प्रथम महिला राज्यपाल, शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से आपका आंसर बनने वाला है बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई, तो क्या है इसका नाम, जल्दी बताइए कौन है, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने जो है, एक बात और बता दें, 1925 में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 3 महिलाओं ने की थी। ठीक है, 3 महिलाओं ने, एक तो की थी 1917 में, तो वो की थी, किसने की थी, एनी बेसेंट ने। 1925 में सरोजिनी नायडू ने, और आपके बाद नल्ली सेन गुप्ता ने की थी 1933 में। 3 महिलाओं ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, बस। ठीक है, ये बातें सबको पता नहीं होती हैं, तुम्हें पता है, तुम यूनिक हो। ठीक है, अब डैश शुरू में रिक्त स्थान है को विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति होती है, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे 17 आसन करने की, विधानसभा की, याद रखना, हाईलाइट किसको करना है, विधानसभा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ठीक है, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। मैं मानता हूँ जिस बच्चों ने मिश्रा संविधान पे पढ़ा है वो आपको उसमें सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करा चुका था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या था, राज्यपाल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आर्टिकल 174 में है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, 111वां, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो देखो, आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, राज्यों के राज्यपाल पर नहीं चलता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर चलता है, और उपराष्ट्रपति पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, 112वां, भारतीय राज्यों में, कहाँ पर, राज्यों में, भारतीय राज्यों में मुद्रित बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। जैसे राज्य केंद्र सरकार में जो है, संसद में कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक की जानकारी देता है, ऐसे ही कहाँ पर राज्यों में कौन देता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है भाई, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसकी जानकारी देता है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत देता है यहाँ पर वित्त विधेयक की। ठीक है, अध्यक्ष केंद्र में, मगर यहाँ पर कौन देता है, राज्यों का कौन, विधानसभा अध्यक्ष। 113वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बना रखती हैं। तो ये बताइए कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, अरीय, अखंडित, वृक्षानुमा, जालीदार। जल्दी बताओ क्या है। इसे या तो दुरुमाकृति भी कहते हैं या वृक्षानुमा भी कहते हैं। तो यही हमारा जो है आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए
13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14वां और 15वां क्वेश्चन दोनों। तो पहले 14 देख लेते हैं क्या है। खादर और बांगन निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है। खादर और बांगन निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है, तो कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। जल्दी बताओ क्या है। आंसर है जलोढ़ मिट्टी। यानी जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर है सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो रिंगुर मिट्टी या रेंगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जल्दी बताइए इसके लिए क्या आंसर होगा। तो रबी की फसल यानी कि सूरजमुखी तो वैसे सभी फसलों में हो जाती है, मगर मुख्यतः रबी की फसल में। ठीक है, वैसे सभी फसलों में होती है सूरजमुखी, परंतु मुख्यतः रबी की फसल में बोई जाती है। ठीक है, और उसके लिए कौन सी मिट्टी होती है, रिंगर या और रंगूर मिट्टी। ठीक है भाई, पता होना चाहिए यहाँ से। 16 और 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। गोथार्ड बेस किस देश में सुरंग स्थित है, तो आपका ऑप्शन स्विट्जरलैंड, जापान, इराक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, जल्दी बताओ कहाँ पर है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग, रेलवे सुरंग है। तो कहाँ पर है ये, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है भैया, 57 किलोमीटर लंबी है इसकी। ठीक है भैया, और जापान में एक है सीकोन रेलवे सुरंग, उसकी कोई 53 है। तो दूसरे नंबर की होगी जापान की सीकान रेलवे सुरंग। मगर ये कहाँ की है, यह है गोथार बेस, ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। कितनी लंबाई है इसकी, 57 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए 117वां क्वेश्चन है। यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। लंबवत घाटियाँ हैं रिजर्ट्स, रेंजर्स, क्रेटर और दून्स। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दून्स हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन 100। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, तो द ग्रेट कैनियन। कौन सी है, द ग्रेट कैनियन है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है, तो सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्तीय बैंक। देखिए जितनी भी आपकी सहकारी बैंक होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों को देती हैं, यानी कि, और वाणिज्य बैंक जो होती हैं सभी को देती हैं। तो हमारा आंसर क्या है, वाणिज्य बैंक। देखिए 1969 में जो है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, जबकि 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपका आंसर जो है वैसे तो है वाणिज्य बैंक, मगर मैंने आपको 2 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बता दी, स्थापना के बारे में बता दिया बात। तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, यहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, परंतु अगर मैं बात बताऊँ तो अगर हम इनकी बात करें जो बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी, किसकी, नाबार्ड की खोज किसकी की थी, नाबार्ड की गई थी। तो मैं वो आगे क्वेश्चन है कि नाबार्ड से, उस पर बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है यहाँ, उसको देख लीजिए। ये है आपका 20वां क्वेश्चन 120वां। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो आपको बता दें राष्ट्रीयकरण से पश्चात स्टेट बैंक इसे नाम दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि 1921 में 27 जनवरी आई थिंक, हाँ मतलब 1921 याद रखो, वह 27 जनवरी है ये, मतलब कंफर्म नहीं था मगर 1921 याद रखो। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को विलय करके, यानी कि कहाँ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को 1921 में जब मिलाकर जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। परंतु 1921 में किया गया था ये, और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इतनी आपको याद रखना है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नाबार्ड के बारे में बात करते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही आपको सबको याद रखना है ये वाला, और किसी को पढ़े ही मत ही, क्योंकि जब और को पढ़ोगे तो डाउट क्लियर होगा। इससे अच्छा यही पढ़ो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा। दिखने में कोई दिक्कत है, चलो मैं लिख देता हूँ बेतवा। ठीक है, वैसे तो राइटिंग बेकार ही आती है इस पर। घाघरा, ठीक है, और ये आपको चंबल, शारदा दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा बेतवा। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर बनेगा बेतवा। ठीक है, 122 क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो गए हैं, यानी कि हमने अभी 50 क्वेश्चन हिंदी के एनालिसिस किए हैं और 22 क्वेश्चन जो है हमने जीएस के कर लिए हैं एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23 और 24वां क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री स्थित है, तो वो आपका आंसर गाजीपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफीम जो है वो गाजीपुर में फैक्ट्री लगाई गई है, वहाँ पर होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ऐसा मान के चलिए कि यह ये पूरब का एक भाग है बलिया के पास में।
ठीक है, उत्तर प्रदेश का। आगे क्वेश्चन है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। इसको जल्दी बता दो कहाँ पर है, ठीक है। हरिश्चंद्र क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तत्काल में इसको इलाहाबाद से क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया, तो आंसर क्या है आपका इलाहाबाद, ठीक है भाई। परमाणु ऊर्जा विभाग है यहाँ पर ये, इस वजह से, ठीक है भाई। भौतिक सिद्धांतों से आधारित पूरी तरीके से लैस, ठीक है। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 25वां क्वेश्चन, ये सबको पता होता, जो यूपी के कैंडिडेट होते हैं उनको पक्का पता होता क्या है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहाँ पर है ये कहाँ पर, जल्दी बताओ, ये कहाँ पर? चंदौली में, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, 1957 को, इसको डेट कर लेना आप कंप्लीट। 1957 को ये की गई थी इसकी खोज, ठीक है, मतलब स्थापना, सॉरी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत डाउट वाला क्वेश्चन है, बच्चों से आज बहुत सारे ने डाउट किया था इस पर। क्या है, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो राजाराम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। लगाइए आप अपना आंसर, क्या है इसका आंसर, जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी तरीके से। ठीक है, जल्दी बताओ क्या था इसका, नाम पे तो जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपको वो क्या है, छत्रपति साहूजी महाराज। मैं थोड़ा सा बता दूं इसको कि मायावती जी ने जो है इसका नाम बदल दिया था। मायावती जी ने जो है कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, पहला था इसका नाम कानपुर विश्वविद्यालय, मगर अब इसका नाम बदलकर मायावती जी ने क्या कर दिया था, इसका नाम कर दिया था छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ये कोल्हापुर के जो थे मराठा शासक थे, कोल्हापुर के, ठीक है। तो किसने करा था, मायावती जी ने करा था, नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 और 28वां, BHU किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी। जल्दी बताओ। BHU सबको पता होगा, BHU 1916 में मदन मोहन मालवीय ने शुरू कराया था, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, ये भी याद रखो। तो कब 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 किसने जल्दी बताओ। BHU कहाँ पर है, तो कहाँ है, बनारस में है। कहाँ पर है, बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस में, यानी बनारस बोले तो वाराणसी। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो पता होगा, शिवमंगल सिंह सुमन इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। अच्छा 37 मिनट हो गए हैं अभी हमारे, चलो देखते हैं आगे। फिर है ये किलो कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। जल्दी बता दो क्या होती है। मैं आपको ऐसा बता दूंगा बहुत प्यारा, तो हमारा क्या होता है, टेराबाइट होता है। देखिए 4 निब्बल बराबर जो होता है वो 1 बिट होता है, 1 बिट होता है भैया, क्या होता है, बिट, 1 बिट। और 8 बिट बराबर जो होता है वो होता है एक बाइट, 1 बाइट क्या होता है, 1 बाइट होता है, बाइट होता है 1 बाइट। तो 4 निब्बल बराबर 1 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। अब सब 1024 तो 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर टेराबाइट, यानी कि TB। तो आपका आंसर हो गया टेराबाइट, सारे याद रख लेना आप, ठीक है भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++ होती है, C# होती है, ऑब्जेक्टिव-C होती है, तो C@ नहीं होती है, ठीक है भाई, C@ नहीं होती है। चलिए आगे है, विंडोज़ साउंड फाइल का इंटरेक्शन होता है, तो .va डोमेन नेम होते हैं, क्या होते हैं, डोमेन नेम, क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। देखिए क्या होता है इसका, जो डॉक्यूमेंट्स नाम होते हैं उनको कहते हैं। तो .wav, .sit, .wpt, .def। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे उनका तो आगा आपका ये DIF, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे, जैसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए। अब SIT जो होता है, SIT जो होता है फाइलों की, मतलब अभिलेखागारों में होता है, जबकि ये जो होता है अभिलेखागारों में होता है। जबकि विंडो साउंड फाइल का जो होता है वो क्या होता है, .wav, ये होता है इसका, समझ गए नहीं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या है 32वां है, कैथोड रे ट्यूब, CRT बोलते हैं इसको, कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है जल्दी। क्या कहता है, डिगोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिगोग, यानी कि करेक्ट आंसर C।
132 हो चुके हैं। चलिए देखते हैं 133वां क्वेश्चन क्या है। 133 और 134 दोनों देखते हैं। 1943 में J.W. मोचली और प्रोफेसर इनफर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो ENIAC कहा गया था। क्या कहा गया था? ENIAC सबको पता है। तो यानी कि ENIAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए भैया। ENIAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ENIAC का फुल फॉर्म नहीं होगा पता तो आप फंस सकते हो। तो इसलिए इसको लिख लेना है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था इन्होंने, ठीक है, ENIAC जिसका नाम था, ठीक है। चलिए हम अगर कराएंगे तो बहुत थोड़ा लंबा पेपर हो जाएगा, इसलिए आप इसको गूगल करके देख लेना, ठीक है, या कमेंट्स में लिख देना जो भी है। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में किस में में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र कहाँ बनाया गया था? सबको पता है विशाखापत्तनम होगा, ठीक है भैया। 34 हो चुका है। 35वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है? परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम, एक्टिनियम। तो क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया था भैया, ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग किया था। आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। गलत बात है। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है, न ही इसका निश्चित आकार होता है, यही सही बात है, ठीक है, यही बात सही है, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ना तो इसका कोई निश्चित आयतन होता है, ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है, ठीक है। चलिए, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? यानी कि अग्नि कब ज्वलनशील नहीं होती है? तो क्या हवा में ऑक्सीजन 20% से कम हो, हवा में ऑक्सीजन 15% कम हो, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% कम होने पर? तो करेक्ट आंसर आपका है बी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, ठीक है। नेक्स्ट 38 और 39वां देख लो। निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा, दूध। तो देखिए फास्फोरस के साथ कैल्शियम भी होता है, किस में? वो दूध में, ठीक है। तो आपका आंसर दूध। ये सब विटामिन सी के हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आंवला विटामिन सी, संतरा में विटामिन सी होता है, और साइट्रिक अम्ल होते हैं दोनों में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं हार्मोन्स, उन्हें बताइए, ठीक है भाई। तो इसमें आप बताइए गैनेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और सोमेटोट्रोपोन। तो हमारा आपका आंसर होगा सोमेटोप्रोन आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 140 और 141वां क्वेश्चन देखेंगे। पहले 40वां देख लेंगे। मानव हृदय का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो 4 मानव कक्ष हृदय में होते हैं, 4 कक्ष। ये आपको माइंड में रखना, 4 कक्ष होते हैं। मतलब क्या, 2 ऊपरी कक्ष होते हैं, दाएं तथा 2 ऊपरी कक्ष, एक तो दायां तथा एक बायां लिंद, और जबकि 2 निचले होते हैं, एक दायां और एक बायां निलय। तो हमारा जिसमें आंसर है वो बायां निलय है। क्या है? बायां निलय। ये जो होता है बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो आपका आंसर क्या बनेगा? लद्दाख। अभी बना है यहाँ पर, ठीक है भैया। चलो 142वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है? 142वां। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो पांडिचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, वर्चुअल स्कूल, ठीक है। चलिए 143वां क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो आपका क्या है इसका आंसर? गीता गोपीनाथ को, ठीक है। 144 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? या आप अच्छे से बना लो। 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन ऐसा आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसको भी बनाओ आप, ठीक है। और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ क्या है इसमें, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? रघुवीर चौधरी, ठीक है। फिर आपका है अमिताभ घोष, और फिर है नीलमणि फुकन जूनियर, ठीक है। और जल्दी बताओ इसमें क्या है? तो इसमें नीलमणि फुकन जूनियर ये तो हैं आपके 56वें के लिए, ठीक है, ये तो है 56वें के लिए। और दामोदर मऊजी जो हैं ये 57वें। दामोदर मऊजी जो कौन से में? 57 के लिए। याद रखना दामोदर मऊजी 7 दिसंबर को ये वितरित हुए थे, ठीक है भाई। दामोदर मऊजी जो है कोंकण के लिए थे ये, ठीक है, ठीक है। याद रहेगा नहीं रहेगा? 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना दामोदर मऊजी को। गोवा के हैं ये, गोवा के उपन्यास जी हैं,
ठीक है, क्लियर, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इनका आंसर। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। 45वां क्वेश्चन 145वां, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी जो है 2021-22 में किसने जीता था खिताब? ये केरल ने जीता था, पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, सीधा और कुछ मत घूमो, देखो ये देखो कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया था, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता, बस 5 अक्टूबर को, याद रखना। 47वां क्वेश्चन क्या है, पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स, ये पुस्तक किसकी है? तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, प्रसिद्ध कथक नृत्य बिरजू महाराज, ठीक है, 2022 में स्विच ऑफ हो गए भैया, देख लो 2022 में इनकी डेथ हो गई है, निधन हो गया है। ठीक है, किस घराने से संबंधित है? तो कालका बिन दादीन घराना, ये लखनऊ का घराना है, उसमें से संबंधित है। ठीक है भैया, 49 और 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 149-50वां, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है? तो कच्छ जो या तो गोवा में है या गुजरात में है, दो ही जगह है कच्छ। कहाँ पर? गोवा और गुजरात। जबकि आपके हॉट स्पॉट जो है वो कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और अंडमान निकोबार, ये 4 आपके जैव विविधता केंद्र हैं। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये आपको पता होना चाहिए सब बच्चों को। तो कहाँ पर है ये आपका? जल्दी बताओ कहाँ पर है इसका? तो कडप्पा जिला है एक आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर ही है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन किए हैं, ये 100 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं एनालिसिस, 100 क्वेश्चन एनालिसिस करें, जिसमें 50 जीएस के हो चुके हैं हमारे, 50 हिंदी के हो चुके हैं। टेलीग्राम पर PDF इसकी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। तो पहला रीजनिंग का जो है सही जो है आपको आंसर बता देते हैं क्या है रीजनिंग का इसमें सही आंसर। ठीक है, हम ऐसे ही बता देते हैं रीजनिंग के आंसर जो है भैया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आपके सही हो सकते हैं। 50 क्वेश्चन जल्दी आंसर बता देंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। 51वां क्वेश्चन कहाँ है भाई? 51वां यहाँ बचेगा, ये देखिए 51वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ बताना है उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है, यानी बड़ौदा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट, यहाँ। तो जल्दी बताओ इनमें से नहीं है, जो इनमें नहीं है, जल्दी बताओ इसमें क्या आंसर है? तो इसका आंसर है चेन्नई जो है, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? चेन्नई इसका आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा चेन्नई? जल्दी बताओ इसका क्यों बनेगा चेन्नई? जितने भी लड़के हैं कमेंट्स करके जल्दी बताओ इसका चेन्नई क्यों बनेगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये सब अपने मूल नाम में है, जबकि चेन्नई का नाम जो है मद्रास है, इसमें क्या है? मद्रास। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया होगा आपको। अब यहाँ देखना 52 में क्या है, श्रृंखला देख लो इसकी 52 में, और आप इसका 52 का श्रृंखला देख के जो है आंसर लगा देना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, वो आंसर क्या है। तो 52 का जो आंसर है वो हमारा है ए। वो क्या है? ए हमारा सही आंसर है, चेक कर लेना बाद में इसको। ठीक है, 53वां जो है असंगत का चयन करना, 53 और 54 में चयन कीजिए असंगत और पूर्व, आसमान, पश्चिम दिशा। तो आसमान यहाँ पर अलग हो जाएगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए, रतौंदी, बैरी, स्कर्बी, एड्स। तो यहाँ पर क्या बता दी? 54 का क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये, एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष की आयु के लोग निम्न 3 श्रेणी में रहते हैं, नौकरी करने वाले लोग, पिछड़े वर्ग के लोग। इसमें छांटना है जल्दी आपको। तो वो क्या है इसका? छांट लीजिए। तो क्या अनुपात है इसका? बना लीजिए। 55 का क्या अनुपात बनेगा? तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर बनेगा आपका ए। ठीक है, 56 नंबर का जो है आपका त्रिभुज दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना एक बार PDF से देखकर। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 56 नंबर का जो आंसर है वो क्या है? आपका आंसर वो है डी। ठीक है, 57 में बता देता हूँ आपको। 57 में भी इस तरीके का PDF देखिए। 57 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है भैया, चेक कर लेना सब लोग। 58वां क्या है? 58वां में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है कि इतने छात्र ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं और आपकी बांसुरी बजाते हैं। तो इसमें 58वां का जो आंसर बन जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें त्रिभुज बताने हैं, मैं इनको ऐसे बता देता हूँ आपको। क्या होता है 8 या 24 और 4 28, यानी कि 59 का हो जाएगा आपका ए, क्योंकि 8 इसमें होते हैं, 8 इसमें होते हैं, 8 इसमें, और 1 2 3 4 ये 4 हिडन एंगल हैं। तो 24 और 4 आपके 28। ठीक है, 58 के बाद में 59 तो हो गया दिखा था शायद, आई थिंक, देखते हैं 59वां हो गया था। हाँ 59वां हो गया था। 60वें पे चलते हैं, क्या है 60वां? 60 में पासा बताना है, किस पे बताना? 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के विपरीत क्या है? देखिए 5 के विपरीत 4 है।
5 के विपरीत क्या है 4, और 4 कहाँ पर है डी विकल्प में है, तो 60 का आंसर हो जाएगा डी। 60 का आंसर डी, क्योंकि देखिए 1 और 2 मिल रहे हैं, यहाँ भी 1 और 2 और 1 मिल रहे हैं, तो आपका क्या बचा 5 और 4 बचा, यही आंसर होता है। ठीक है, 61वें में क्या है आपका, ये दाएँ बाएँ मुड़ रहा है। ठीक है, दाएँ बाएँ मुड़ रहा है, 61वें में देख लेना एक बार को क्या है। तो इसकी जब बनाएंगे पूरी निकाल कर जो आएगा, तो 61 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 62 में अगर हम देखें तो 62 में क्या होगा, कभी पूर्व की ओर 10 फीट चलता है। इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो आप जब इसे बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 फीट। ठीक है, 63 का अगर हम बात करें फलक है तो 6 अंक चिन्ह किया गया है, तो घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाया गया है। तो अब बताना है कि अच्छा 2 फलक यानी कि ए और बी 5 के स्थान पर क्या आएंगे, 5 के स्थान पर ए और बी फलक कौन से आएंगे, ये देख लो। देखिए 5 यहाँ दिख रहा है, तो 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, सॉरी 3 और 6 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या बनने वाला है। तो इसको देख लो एक बार, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्वेश्चन को देखो क्या है। ठीक है भाई, जल्दी देखो क्या है इसका, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, जब इसे पलटेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, विपरीत देख लो इसके। ठीक है, 60 तक। तो इसका आंसर क्या बनने वाला हमारा, घड़ी क्लॉक बाई देख लो, क्लॉक बाई इसको, तो ये आंसर आपका आ जाएगा क्लॉक बाई में बता रहा हूँ पहले आपको क्या क्लॉक बाई देख लो। चलो क्लॉक बाई अगर देखनी है तो एक है इसमें 1 4 6, फिर यहाँ पर 1 है 1 3 और 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, इसका विपरीत आ जाएगा 5। अगर 5 यहाँ है तो 3 और 2 आ जाएगा, दोनों अलग अलग। ठीक है भैया, तो हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, ए विकल्प यहाँ से हमारा बन जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, इसमें आकृति ढूंढनी है। यही देखो, ये सांपकार आकृति बननी है, देखो लो कहाँ पर है, तो ये गई, फिर सीधी ऊपर गई, फिर इस तरीके से आई, फिर ये पहुँची और ये आई। तो जल्दी बताओ इसका क्या है। 64 का आंसर आपको मिल जाना चाहिए ए विकल्प में ही, देख लो ये आपका मिल जाएगा, ए विकल्प में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए विकल्प में ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 65वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार PDF से निकाल के देख लेना। चलो एक बार ऐसे देख लो इसको। ठीक है, अब 65 का जो आंसर बनेगा वो हमारा कितना बनने वाला है, तो आपका बी विकल्प आपका बन जाएगा। कितना बन जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, 66वां देखिए क्वेश्चन क्या है। 66 क्वेश्चन में कथन और तर्क है। देखो, भारत में गरीब अन्य देशों की तुलना में बदतर हैं, यानी भारत में गरीब अन्य देशों की तुलना में बदतर हैं। तो हाँ, गरीबी मौजूद है, लेकिन इसके स्थायी रूप से हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता भाई, इसका ये क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं हटाया जा सकता, इसमें देखो क्यों नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है। तो इसलिए पहला तो हो गया हमारा गलत तर्क है ना ये, तो फिर है नहीं, अफ्रीकी देश भारत की तुलना में ज़्यादा गरीब हैं, ये बात सही है, ये बात सही है। तो कौन सा मजबूत है, केवल बी मजबूत है। ऐसे तो तर्क लगाने होते हैं, तो बिल्कुल सही है। चैप्टर पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है भैया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी बतानी है, बताना है कौन सा किस तरीके से आएगा, जल्दी बताओ। 67 का क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर है फिर 68वां क्वेश्चन है, राजधानी टोक्यो न्यूयॉर्क। ठीक है, ये बताओ जल्दी क्या है 68 का, तो 68 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ठीक है, 69 का देख लो, 69 में क्या है, कुछ ऊँट गिद्ध नहीं है और कुछ गिद्ध डॉल्फिन है। इस तरीके से क्वेश्चन है 69 का। और इधर देख लीजिए क्या है 69 में। अच्छा, ये इसका ये दिया गया है 69 में, कौन सा अनुसरण करता है, कुछ ऊँट डॉल्फिन नहीं है, कुछ डॉल्फिन ऊँट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा इसका, तो आप बनाएंगे, पहला कथन देख लेते हैं इसमें क्या है। कथन है इसका आपका, कथन है आपका जी, कोई ऊँट गिद्ध नहीं। ठीक है, कुछ गिद्ध डॉल्फिन है, तो कुछ गिद्ध डॉल्फिन है, कुछ गिद्ध डॉल्फिन है, ये है। तो यहाँ देखिए कुछ गिद्ध क्या है, डॉल्फिन। तो ये जी से प्रतीक कर लो, ये डी से प्रतीक कर लो, किससे कर दो, डी से। फिर आगे लगा कोई भी जो है ये नहीं है, कोई भी। तो अब यहाँ से हमारा कोई ऊँट डॉल्फिन नहीं है, कोई, उसे तो अलग छोड़ दो, बिल्कुल अलग छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल उसे अलग छोड़ दो। ओहो सॉरी, यहाँ से आपका ये। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनने वाला है इसका, यानी कि वो क्या बनने वाला है इसका, यानी कि केवल दूसरा मजबूत है ये, कि कुछ डॉल्फिन ऊँट नहीं है, तो केवल कौन सा, ये वाला सही है। ठीक है, बना के देख लेना इसको। 17वां क्वेश्चन है, पूर्व धारणा है, ये है आपकी, सरकार को केवल प्रतिष्ठित कॉलेजों को मान्यता देनी चाहिए, ये है कथन। पूर्व अनुमान है, छात्रों को एक अच्छे कॉलेज के माध्यम से बेहतर प्लेसमेंट का अवसर है, ये है आपका। दूसरा है आपका कॉलेज, थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको, क्या है ये है प्रतिष्ठित कॉलेज इस प्रतियोगिता दुनिया में के लिए बेहतर छात्र तैयार करते हैं। तो इसकी पूर्व धारणा है, जल्दी बताओ क्या बनने वाला है इसका करेक्ट आंसर। ऊपर तो कोई कथन नहीं दे रखा था, एक ही कथन दे रखा था। तो इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी बताओ। क्या पहला एक और दूसरा नहीं, अंतर नहीं तो नहीं है, तो ये तो बात गलत है भाई, केवल एक दूसरा सही है। क्या है, प्रतिष्ठित कॉलेज दुनिया के बेहतर छात्र तैयार करते हैं, तो यही हमारा क्या है, सही है। और इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी,
विकल्प डी क्योंकि दूसरा अंतर्निहित है। 71वां क्वेश्चन क्या है, इनमें बताना है कौन सा भिन्न है। ठीक है, 71 में कौन सा भिन्न है, तो इसका आपका हो जाएगा ए विकल्प। 72 का देख लेंगे क्या हो जाएगा। अरे यार बार बार क्या इशू हो रहा है इसमें। ठीक है, बार बार एक इशू हो रहा है, क्या है। 72वां क्वेश्चन क्या है, तर्क मजबूत है, तर्क अच्छा, कथन वक्तव्य तर्क जनगणना प्रक्रिया का अंतराल क्रम कम करके 5 साल में एक बार कर देनी चाहिए। हाँ, यह व्यवहारिक और सरकारी नीतियों की नवीनीकरण तथ्य है। क्या पगला गएंगे। फिर आगे है, नहीं लागत और व्यवसाय कठिनाइयों के परिणाम से प्रशासन में दबाव पड़ेगा। यही सही हो सकता है, यही सही हो सकता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यही सही हो जाएगा हमारा। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, तर्क 1 और 2 मजबूत हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो है हाँ बिल्कुल ये भी बात 50-50 ठीक है। ये आपका हाँ व्यापारियों और सरकार की नीतियों को नवीनीकृत तथ्य देता है। ये कौन, जनगणना। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि सी, दोनों तर्क मौजूद हैं। ठीक है भैया, तो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है 73वां। ये तो ऐसे ही चेंज करना है, एक बार चेक कर लेना इसको। 73 में क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा बी। ठीक है, 74वां कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बार बार अब कराना है तो बोर्ड पे कराएंगे फिर इसको। 74 का आंसर जो आ जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 75वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा, अबे यार क्या बवाल है इसमें। 75वां क्वेश्चन, 74वां क्वेश्चन क्या बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है सी। ठीक है, 75वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी, क्या है 75 का मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये भी आपका सी। 76वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 77वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिन लोगों ने करा है देखिए 77वां क्वेश्चन में ABCD है, तो 77वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बेटा देख लेना इसको चेक करके डी। ठीक है, 78वां क्वेश्चन में क्या है आपका, 78वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया था वो एक बार चेक कर लेंगे इसको। 79वां जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका बी विकल्प। ठीक है, 80वां जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, 80 का जो क्वेश्चन है वो क्या बनने वाला है, 80 का वो बनने वाला है बी, यानी कि केवल एक अंतर्निहित है। पढ़ लेना इसको, यानी अपने आप देख के टेलीग्राम से। 81वां जो है वो क्या है, दिए गए विकल्प में भिन्न छांटना है। ठीक है, तो 81 का आपका क्या बन जाएगा, डी, आँख अलग है। ठीक है, 82 में देख लेते हैं, प्रश्न है उनके बाद में वक्तव्य दे रखे हैं, और ये आपका 82वां क्वेश्चन है। 82वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। ये वक्तव्य 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देते हैं। 83 का जो है प्लास्टिक फर्नीचर लकड़ी, तो बताओ इसमें क्या है 83 का, 83 जो हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा बी। 84 देख लो क्या है, 84 आपका हो जाएगा बी। 85 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 85 इसका भी हो जाएगा बी। ठीक है भैया, 86 का जो है वो क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा बी विकल्प। 87 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प। 88 का जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 88 का डी विकल्प। क्या हो जाएगा, डी विकल्प। 89 जो है हमारा, इसे लगाना है शब्दों तीसरे स्थान पर लगाना है, तो 89 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी विकल्प। 90 का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, 90 का अल्फ़ाबेट में छठा अक्षर देखना डी। 91 का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 4। 92 देख लेते हैं क्या है। 92 का विकल्प ये है, आपके सीरीज दे रखिए, 92 में बताना क्या है। तो 92 का जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा सी विकल्प। 93 में अगर देखना है तो हमारा 93 क्या बनेगा, 93 का बनेगा बेटा डी विकल्प। 94 का अगर हम बात करें तो 94 में बनेगा बी विकल्प। 95 में अगर देखें तो 95 का बन जाएगा बेटा डी विकल्प। 96 का अगर बात करें 96 का बनेगा सी विकल्प। 97 देख लेंगे, इसको पढ़ेंगे आराम से, और 97 के बाद में इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या बनने वाला है। 97 का बी विकल्प बनेगा। 1 और 2 कथन मिलकर उत्तर देने में पर्याप्त है। टेलीग्राम तो उठा लेना बेटा इसको, पूरे पेपर को। 98 की अगर हम बात करें तो 98 का हो जाएगा आपका सी। 98 का क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 99 की अगर हम बात करें तो क्या बनने वाला है, 99 का अगर बात करें तो डी विकल्प। ठीक है, और 100 की अगर हम बात करें तो बेटा 100 का क्या बनने वाला है, 100 का जो बनने वाला वो बनने वाला बी विकल्प। तो इस तरीके से हम रीजनिंग का आंसर दिए हैं। जीके और हिंदी को हमने किया है एनालिसिस। ठीक है, और इसी तरीके का पेपर बनने वाला है, आप ज़्यादा टेंशन लो मत बिल्कुल भी। और यही पेपर आपको बिल्कुल ऐसे ही हुआ एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए, और आपकी प्रैक्टिस को बेहतर करेगा। ठीक है, चलिए हम एवरी संडे इस तरीके प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस एवरी संडे के अलग भी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमने हिंदी, GS और रीडिंग सबके हम प्रैक्टिस कराने, एक बार चैनल में वीडियो व्यूज़ देखिए सब तरीके से, और देखिए हमने किस किस तरीके से आपको
क्या क्या आपके काम की चीज़ें हो सकती हैं, उस पर सब पर एक बार नज़र मारिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।